चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 2 पर विविध प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे। क्लास 11 के दूसरे चैप्टर पर विविध प्रश्नावली देखेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज तक अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो इसमें देखिए 2 पर विविध प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए किताब खोलकर। संबंध एफ एक्स इतना द्वारा परिभाषित है। फिर बोल रहा है कि संबंध जी एक्स इतना द्वारा परिभाषित है। तो दर्शाइए कि क्यों एफ एक फलन है और जी एक फलन नहीं है। बताना है कि एफ फलन है लेकिन जी एक फलन नहीं है, ये आपको दर्शाना है। चलिए इसको दर्शाते हैं। देखिए बोल रहा है कि बताना ये है कि एफ फलन है लेकिन जी एक फलन नहीं है, क्यों। चलिए यहाँ पर रीजन ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला फंक्शन है एफ एक्स में कोई एक बिंदु उठा लेते हैं। तो इसमें एक बिंदु में 3 उठा लेता हूँ, 3 पर चेक करता हूँ इसका वैल्यू क्या आती है। ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में मौजूद है। देखते हैं यहाँ पर। अब एफ एक्स में x बराबर 3 पर चलते हैं। x बराबर 3 पर मान निकालना चाहते हैं, इसलिए एफ एक्स का मान इस बार मैं जानते हैं कितना एक्स स्क्वायर लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर एफ एक्स का मान मैं एक्स स्क्वायर लेकर चल रहा हूँ, या एफ एक्स के जगह पर कितना रख दे रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ 3। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है ना। अब एफ एक्स का मान ये भी लेकर चले, ये भी 3 के बराबर है। ठीक है ना, ये भी लेकर चल रहा हूँ, तथा एफ एक्स बराबर कितना है 3x से दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे वही करेंगे, एफ एक्स का मान कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं। तो 3 गुना x से x का मान 3 रखेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9। देखिए दोनों फंक्शन में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भी और एफ एक्स बराबर 3x भी मैंने क्या किया, दोनों में x का मान 3 रखा, तो दोनों में फंक्शन का मान कितना आ गया, सेम आ गया। मतलब एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। देख सकते हैं 3 का प्रतिबिंब 9, यहाँ भी 3 का प्रतिबिंब 9 बन रहा है। यदि इसका वेन रहेगा, इसका यदि आप तीर आरेख रेडी करेंगे तो कैसा आएगा इसका तीर आरेख, ध्यान से समझिएगा। कितना बिंदु एक ही ना 3 है, और दूसरा यहाँ पर प्रतिबिंब कितना बना 9 बना है, तो 3 का एक ही ना प्रतिबिंब बन रहा है 9। ध्यान दीजिएगा, 3 का एक ही ना प्रतिबिंब बन रहा है 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन एफ एक्स का जो मान है एक्स स्क्वायर उठाकर चला, इसमें 3 रखा तो भी फंक्शन का मान 9 आ गया। यहाँ पर दूसरा फंक्शन एफ एक्स का मान 3x लेकर चला, यहाँ भी x का मान 3 रखा तो भी कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रही है, 3 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है 9, यदि 3 का एक और प्रतिबिंब बन जाता है 4, तो उसको कहते हैं कि ये क्या एक फलन नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का जब एक प्रतिबिंब बनेगा तो वो फलन होती है। फलन का पढ़ चुके हैं। फलन कब होता है, जो किसी भी क्रमिक युग्म का पहला घटक समान नहीं होता है, पहला घटक अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बना, पहला घटक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। चूंकि यहाँ 3 का एक ही प्रतिबिंब 3 का एक ही प्रतिबिंब 9 बनता है, 3 का एक ही प्रतिबिंब 9 बनता है, इसलिए f एक फलन है। ठीक है, अब दिखाना ये है कि g फलन नहीं है। f को तो आपने दिखा दिया, ऐसा ही g में भी दिखा देंगे। x का कोई बराबर मान उठा लीजिए, x का मान 2 उठा लेते हैं, x का इसमें भी 2 है और x का इसमें भी मान 2 है। ठीक है ना। चलते हैं पुनः, अब चलते हैं पुनः। अब फंक्शन का मान उठा लीजिए पुनः। अब x बराबर कितना पर, पुनः अब gx में चलते हैं। gx में कौन से बिंदु पर, तो x बराबर 2 पर चलते हैं, इसलिए इसमें gx का ये वाला मान पहले उठाकर देखिए, पहला बिंदु gx बराबर x का स्क्वायर, या gx का मान कितना 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, अब ये gx का दूसरा मान उठाए जो 3x आपको दिया है, उस पर चलते हैं। देखिए पुनः gx, इस बार अभी तो gx का मान x स्क्वायर उठाए थे, अब gx का मान कितना उठाकर चलेंगे 3x, या gx x का मान कितना रख देंगे 2 रखेंगे,
तो 3 गुना कितना, x का मान 2 रख देंगे, 3 गुना कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो यहाँ पर g2 का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा जी, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखी जाए g को यदि क्रमित रूप gx को यदि क्रमित युग्म के रूप में लिखी जाए यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब क्या बन गया, 2 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है। देख सकते हैं जब 2 रखे तो क्या गया, 4 आ गया। वही जब 2 रखे तो कितना आ गया, 6 आ गया, 2,6। ठीक है, एक ही बिंदु 2 पर आपने चेक किया है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रही है, gx फंक्शन में ध्यान दीजिएगा और बेटर से समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर लिख रहा हूँ gx, ठीक है। यहाँ पर gx में आपने क्या देख रहा है कि x का मान जैसे ही आपने 2 रखा तो उसका प्रतिबिंब कितना बन गया, 4, और x का मान वही आपने 2 रखा तो फिर उसका प्रतिबिंब कितना बन गया, 6 बन गया। ये तो आप देख ही रहे, दिखाई दे रही होगी आपको। देखिए तो जैसे ही आपने x का मान 2 रखा, प्रतिबिंब 4 बन गए, 2 रखा 6 बन गई। तो यहाँ पर पहला घटक देखी जाए अलग अलग थोड़े हैं, सेम है। जब पहले घटक सेम है तो सेम होते हैं तो कोई भी फंक्शन नहीं होता है, कोई भी संबंध फंक्शन नहीं होता है, ध्यान देंगे। तो चूंकि यहाँ पर पहला घटक क्या है, भिन्न भिन्न नहीं है, सेम है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। जैसे इसमें आपने क्या देखा, f को आपने दिखा दिया कि फलन है, क्यों, क्योंकि आप एक वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बना था। लेकिन इस फंक्शन में एक वस्तु का 2 प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी 4 प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी 6 ही प्रतिबिंब बन रहा है। लिख देंगे चूंकि यहाँ पहला घटक, चूंकि यहाँ पहला घटक समान है, इसलिए g एक फलन नहीं है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ध्यान से सारी बातों को समझते चलेगा। एक बार मैं और इस क्वेश्चन को फिर समझाना चाहूँगा। देखिए 2 फंक्शन आपको दिया, f और g दिया है, ठीक है। इसमें बताना है कि f एक फलन है लेकिन g एक फलन नहीं है, क्यों, चलिए ये दर्शाना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर दोनों में बराबर बिंदु 3 मिले थे, 3 पर मैंने उठा लिया, ठीक है ना, 3 उठा लिया, x बराबर 3 उठा लिया, ठीक है। अब f(x) का 2 मान दिया है, f(x) का मान x² भी उठाना है और f(x) का मान 3x भी उठाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, f(x) का मान x² उठा लिया और यहाँ पे x का मान 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। फिर f(x) का मान 3x उठा लिया, x का मान 3 रख दिया, तो 3 गुना 3 कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे एक ही वस्तु 3 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 9 लिख दिया गया भाषा। चूंकि यहाँ 3 का एक ही प्रतिबिंब 9 बनता है, इसलिए f एक फलन है। अब दूसरे फंक्शन g की बात करते हैं। gx में दोनों पर बराबर बिंदु कौन है, x है, x बराबर 2 है तो 2 मैंने उठा लिया है। अब यहाँ पे gx का 2 मान उठाना है, x² 3x, तो gx का मान मैं कितना उठा रहा हूँ, पहले x² उठा रहा हूँ, x का मान 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, वही फिर gx का मान कितना 3x उठाकर चलूंगा, x का मान 2 रखूंगा, कितना आ गया, 6 आ गया। देखने को क्या मिल रहा है, ये क्रमित युग्म में जब मैंने इनको बनाया कि 2 का प्रतिबिंब 4 बनता है, 2 का प्रतिबिंब 6 बनता है, तो इस प्रकार स्पष्ट हो जा रही है। चूंकि यहाँ पहला घटक समान है, पहले घटक समान है, इसलिए जी एक फलन नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखी जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 2, f(x) बराबर x², ये आपको दे दिया है, f(x) बराबर x², तो आपको इसका मान निकालना है। तो f1 1.1 घटाओ f1 अब बटे 1.1 घटाओ 1, इसका मान आपको डिफाइंड करना है। ध्यान देंगे और ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं, इसका मान f(x) बराबर x² दिया है, तो इतना का मान आपको निकालना है। अब सोचिए f है तो f यहाँ पर x के जगह पर, यहाँ पर x के जगह पर क्या दिया है, 1.1। ध्यान देंगे x के जगह पर कितना, इतना दिया है, तो x के स्थान पर 1.1 रख कर चलेंगे। वैल्यू अब निकालते हैं, इसका डिफाइंड करते हैं, इसका मान निकालते हैं। चलिए निकालने की ओर चलते हैं। f(x) का मान 1.1 है, तो x के जगह पर 1.1 रखेंगे तो यहाँ भी वही हो जाएगा,
1.1 का क्या हो जाएगा, दी होल स्क्वायर। इस फंक्शन के अनुसार x का मान 1.1 दिया था, x जब पे 1.1 रख दिया था, यहाँ पर हो जाएगा 1.1 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, घटाओ। अब एफ एक्स का मान कितना दिया 1, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर घटाओ, 1.1 को 1 से घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा आपका 0.1। ठीक है, इसका क्रिया करते हैं। 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21, अपना कर लीजिएगा। 1.1 का 2 बार गुना करिए, मतलब दशमलव हटा दीजिए ना तो 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 और दशमलव का 2 अंक तो आपको बैठाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1, अब बटा कितना होगा 0.1। 1.21 को 1 से घटाएंगे तो बचेगा 0.21, अब बटा बचेगा 0.1। ध्यान देते हैं, यहाँ देख सकते दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक 0 बैठा देते हैं, दोनों का दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करते हैं ताकि दशमलव काट सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं नीचे क्या किया, एक 0 बैठा दिया तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या दोनों ओर सेम है। अब ये दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे तो कितना बच गया आपका 21 बच गया, बटा हो गया 10। कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, आप इतना भी छोड़ सकते हो। 21/10 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इसको समझिए। आपको एक फलन f(x) दे दिया है, ठीक है। एक फलन आपको f(x) दिया है, f(x) का मान x² + 2x + 1, x² + 2x + 1, अब बटे आपको दिया है बटा x² - 8x + 12, x² - 8x + 12। तो क्या निकालना है, इस फलन का प्रांत आपको ज्ञात करना है, प्रांत निकालना है। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जैसा अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया गया। ठीक है ना, यहाँ पर तो f(x) का मान दिया था, इतना का मान निकालना था। यहाँ पर जो मान आपका है 21/10, आप इसको दशमलव के रूप में भी लिख दीजिएगा। 10 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.1। ठीक है ना, वहाँ पर डिफिकल्ट मत होगा। यहाँ देखिए f(x) पर आपको दिया है x² + 2x + 1, अब बेटा x² - 8x + 12 = 0। अब देखिए ये आपको फंक्शन दिया है और बोला है कि इसका प्रांत निकालिए। ठीक है ना, ये वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है आपका। ठीक है ना, एक वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह है। अब देखिए नीचे वाला मान आपको 0 नहीं होना चाहिए। जब नीचे का मान ये 0 हो जाएगा तो ये फलन परिभाषित नहीं हो पाएगा। यानी x² - 8x + 12 का जो मान है ना 0 नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से बिंदु पर 0 नहीं होगा, उस बिंदु को क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं नीचे वाले से। ठीक है, नीचे वाले में कौन कौन से बिंदु पर मान 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होना ही नहीं चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए नीचे वाले बिंदु को कभी 0 लाना ही नहीं है। चलिए निकालते हैं कि किस किस बिंदु पर नीचे वाला मान 0 नहीं है, इसी को उठाते हैं। अब x² - 8x + 12, इसको 0 को बराबर मान के चलिए। माना कि x² - 8x + 12 = 0। अब ध्यान देंगे यहाँ फैक्टर इसका करते हैं शुरू का अंतिम से गुना, तो 12x² हो जाएगा। फैक्टर तो करने आती है क्योंकि 11th के बच्चे यहाँ पे। x² और बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना, क्या करते हैं फैक्टर के लिए शुरू का अंतिम से गुना करते हैं, शुरू का अंतिम से गुना करते हैं। ठीक है, कितना आएगा x² का 12 से गुना करेंगे तो 12x²। बीच वाले को ब्रेक करना है तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 12x² आ जाए, जोड़ने या घटाने पर ये वाली आनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ -6x - 2x। देखिए -6 होगा x, -2 x कितना होगा -8x, -6 का -2 से गुना करेंगे +12 हो जाएगा। ठीक है ना, अब प्लस कितना है 12 = 0। अब दो पद में कमा ले लेते हैं, दोनों में कौन x लेते हैं। यहाँ से x कमा लेंगे तो x बचेगा, फिर यहाँ से x कमा लेंगे तो 6 बचेगा। यहाँ से -2 कमा ले लेते हैं तो x बचेगा, प्लस में से माइनस कमा लेंगे -6 में से 2 कमा ले लेंगे 6। ये दोनों सेम है, इसका मतलब फैक्टर सही है। जो सेम है उसको एक बार लिखिए, x - 6 कमर क्या है x और उसके बाद -2 = 0। अब एक को 0 को बराबर उठाइए। जब x -6, इसको x - 6 = 0, इसलिए x का मान कितना निकलेगा, -6 को उधर ला देंगे +6 हो जाएगा। पुनः जब इसको उठाते हैं 0 के बराबर, x - 2 = 0, इसलिए x का मान -2 को उधर लेके चल जाएंगे, हो जाएगा +2।
तो यहाँ पर दिखाई क्या दे रही है कि जब मैं नीचे वाले का फैक्टर किया, मान निकाला, तो x का मान 6 आ गया और x का मान 2 आ गया। इसका मतलब है कि नीचे वाले जो आपका बहुपद दिया है उसमें x का मान 6 रखिए, चाहे x का मान 2 रखिए, ये फंक्शन का मान 0 आएगा। जैसे 6 रख कर देंगे, चाहे 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर 6 रखेंगे, 8 6 48 माइनस, तो 48 से 10 0, 2 भी रखें तो 0 और 6 भी रखेंगे तो मान क्या आ जाएगी 0। यानी नीचे वाले बिंदु में 6 और 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा, ये पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आप 2 बिंदु को नहीं रख सकते हैं, 2 और 6 को। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 और 6 रखने पर यह फलन परिभाषित नहीं हो रही है, इसलिए 2 और 6 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह आप लिख सकते हैं भाषा के रूप में भी। यानी इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा, तो प्रांत दोस्तों ध्यान देंगे, आपको ये समझने वाली बात है, जब भी ऐसा कोई फंक्शन दे तो आप वहाँ पर ये गौर करिएगा कि नीचे वाला जो बिंदु है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो कौन कौन से बिंदु पर 0 है, ऐसा करने के लिए, बिंदु निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लेट करके चलेंगे और देखेंगे x का मान कितना आ गया, तो x का मान एक बार 6 आ गया, x का मान 2 आ गया, ठीक है ना। यानी 6 और 2 पर यह फलन परिभाषित नहीं है, यानी जो भी आपके पास संग्रह है उसमें से 6 और 2 नहीं होंगे। इसलिए जो प्रांत होंगे, आर मीन्स क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, तो वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सर आपको 2 और 6 नहीं मिलेंगे, ये 2 और 6 नहीं होंगे। यानी जितने भी वास्तविक संख्याएं होती है उसमें 2 और 6 नहीं होंगे। इसको भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में 2 और 6 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जरा देखी जाए क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखिए जरा सा। देखिए f(x) बराबर दिया है रूट अंडर, ध्यान देंगे, f(x) बराबर रूट अंडर x माइनस 1। ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है f(x) बराबर रूट अंडर x माइनस 1, ठीक है। बोला है कि द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर आपको निकालना है, f का प्रांत और परिसर आपको डिफाइन करना है। चलिए ये जो फलन दिया हुआ है इसमें इसका क्या निकालना, आपको प्रांत भी निकालना है और फिर परिसर भी इसका डिफाइन करना है। ध्यान देते हैं f(x) बराबर दिया है रूट अंडर x माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहली बात समझेंगे इसका प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करिए। x का कौन कौन सा मान रख सकते हैं, जानते हैं, प्रांत मीन्स इनपुट हो गया जो आप रख रहे हैं, और परिसर मीन्स आउटपुट हो गया जो आपकी मान या वैल्यू आपकी आ रही है। तो x का कौन कौन से मान रख सकते हैं, देखिए x का आप 0 मान रखेंगे तो 0 में सर 1 घटेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पर x का मान क्या रख दिया 0, तो रूट अंडर x का मान 0 घटाओ 1, तो कितना निकलेगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। ये इसके लिए परिभाषित फंक्शन नहीं है, इज नॉट इज इक्वल f(x). ये रूट अंडर, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ पर -1 रख देते हैं, 0 के बाद आप सोचिए कि -1 रख देते हैं, तो रूट अंडर x का मान -1 आ घटाओ कितना -1, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर -2 हो जाएगा। ये भी इज नॉट इज इक्वल फंक्शन के बराबर होगा, ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। मान लीजिए आपने क्या रख दिया, ऐसे माइनस में बढ़ते चलिए -2 आपने रख दिया, तो रूट अंडर -2 x का मान -2 घटावे 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, रूट अंडर -3। इसके लिए भी फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। ऐसे ही आप माइनस में रखेंगे तो माइनस के लिए परिभाषित आपका नहीं होगा। अब जरा प्लस में रख कर देखिए, x का मान 1 रख दीजिए, रूट अंडर x का मान 1 घटाओ 1, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 में से 1 घटेगा 0, 0 का रूट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी ये 1 के लिए परिभाषित है। x का मान 2 रख देते हैं, तो फिर रूट अंडर x का मान 2 रखेंगे, 2 घटावे 1, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 में से 1 घटेगा 1, अब बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। फिर देखते हैं यहाँ पर आगे भी रख के देखिए, 3 रख के देखिए, रूट अंडर x का मान कितना देते हैं, 3 घटाए 1, तो रूट अंडर कितना निकल गया, 2, और रूट 2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर धनात्मक संख्याएं रखने पर ये फलन जो है ना परिभाषित हो जा रही है, क्या हो रही है, परिभाषित हो रही है। 0 भी रखी जा रही है तो फलन परिभाषित नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रही है। लेकिन वही जब धनात्मक संख्या रखी जा रही है तो ये उसके लिए क्या हो रही है, परिभाषित हो जा रही है, ठीक है।
ये उसके लिए क्या हो रही है, परिभाषित हो जा रही है। तो कहाँ से कहाँ मान इसका रखा जा रहा है, तो परिभाषित हो रही है। 1 से लेकर आप इन्फिनिटिव तक इसका मान रख सकते हैं, यही ना। 1 रखा गया तो फंक्शन परिभाषित हो गया, 0 रखे थे तो भी परिभाषित नहीं हुआ, इस बात पर फोकस डालिएगा। तो फंक्शन का मान 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक आप रख देंगे तो इसका मतलब ये फलन क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने 0 जैसे ही रखा इस फलन के अंदर, ये परिभाषित नहीं हुआ, -1 आ गया रूट के अंदर, और रूट के अंदर माइनस नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं माइनस वाली बहुत सारी संख्याएं रखा तो कोई भी फलन परिभाषित नहीं हुआ। बाद में मैंने 1 से रखना स्टार्ट कर दिया तो 1 के लिए परिभाषित होना स्टार्ट हो गया, यानी 1 रखा तो 0 आ गया। ऐसे ही 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं रखेंगे सबके लिए फलन परिभाषित हो जाएगा। इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसलिए इसका प्रांत में आपने क्या देखा कि प्रांत में आप क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। 1 से लेकर आपको कहाँ तक रखना पड़ेगा, इन्फिनिटिव तक संख्याएं रखनी पड़ेगी। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट दर्शाता है कि आपको 1 भी उठाना है, ये वाला छोटा ब्रैकेट दर्शाता है कि आपको वो वाला बिंदु नहीं उठाना है, ध्यान देंगे। तो प्रांत आपका 1, इन्फिनिटिव कैसे आ गया, क्योंकि 1 के लिए परिभाषित है और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब देखिए इसका परिसर क्या होगा, एक एक लाइन में इसका आंसर ध्यान देंगे, समझेंगे। परिसर, इसका परिसर क्या होगा, ध्यान देंगे। तो परिसर क्या होगा, अब देखिए 1 के लिए परिभाषित है तो 1 रखने पर मान क्या आ रही है, आउटपुट बताया गया। परिसर मीन्स क्या हो गया, आउटपुट, आपकी वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो 1 रखने पर आपका क्या आ रही है, 0 आ रही है। 0 के बाद आपका संख्या ऐसे इन्फिनिटिव तक बढ़ते चली जाएंगे, यानी इसका परिसर 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक जाएगा इसका परिसर। मैंने प्रांत 1 से रखना स्टार्ट किया, इन्फिनिटिव तक गया। अब देख रहा हूँ 1 से रखने पर वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 से कहाँ तक जाएगा मान इसका, इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, प्रांत और परिसर दोनों का निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि फंक्शन दिया है f(x) mod x - 1, इसका प्रांत और परिसर निकालना है। वास्तविक संख्याओं के फलनों का प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मान रख के देखिए क्या क्या हो रही है, क्या क्या आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही है। f(x) का सोचिए क्या क्या मान रखी जाए, ये परिभाषित हो जाए। अब ध्यान देंगे x का मान मैं 0 रख कर देखता हूँ। x का जैसे ही मान मैं यहाँ पर 0 रखा तो 0 घटाओ 1, ठीक है। 0 घटाओ 1 तो 0 में से 1 घट रही है, तो मोड है तो मोडलस, ठीक है। 0 में से 1 घटेगी -1 तो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि मोड का नियम होता है माइनस होगा तो वो प्लस कर देगा। अब एक काम करते हैं, x का मान 0 रख दिया, x का मान अब -1 रख कर देखिए। तो यहाँ पर मोडलस x का मान -1 घटाओ -1 तो कितना होगा, -1 हो जाएगा -2, तो -2 का मोडलस कितना होगा, +2। ऐसे f x का मान -2 रख देंगे, तो मोडलस x का मान -2 घटाओ 1 तो -2 और -1 कितना होगा, -3, तो -3 का मोडलस कितना होगा, +3। तो यहाँ पर माइनस रखने के बाद भी ये सब फलन क्या हो रहा है, परिभाषित हो रही है। प्लस रख के देखिए f x का मान कितना रख के देख रहे हैं हम, मान लीजिए x का मान मैंने 1 रख के देख लिया, तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 घटाओ 1 कितना, 1 में से 1 घटेगा, 0 का मोड क्या होगा, 0 होगा। ऐसे 2 रख के देखिए, 2 रखने के बाद क्या हो जा रही है, तो 2 घटाओ 1, x का मान 2 घटाओ 1 कितना होगा, मोड 1 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ऐसे ये क्या हो रहा है फलन, ये आपका फलन जो है ना, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या ये सभी के लिए क्या हो जा रही है, परिभाषित हो जा रही है। ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है कि जो प्रांत होगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये बातें समझने वाली है, समझने के बाद प्रांत और परिसर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 रखिए, चाहे धनात्मक संख्या रखिए, चाहे ऋणात्मक संख्या रखिए, यानी r का कोई भी बिंदु रखेंगे, r मीन्स वास्तविक संख्या का कोई भी बिंदु रखेंगे, ये सबके लिए परिभाषित आपका फलन है। ये क्या है, सबके लिए एक परिभाषित आपका फलन है। इसका मतलब यहाँ पर प्रांत का जो मान निकलेगा वो निकलेगा r, क्योंकि r की कोई भी बिंदु रख कर मैं देख लिया, 0 भी रख लिया, प्लस भी रख लिया, माइनस भी रख लिया, सबके लिए फलन परिभाषित हो गया। इसलिए प्रांत का मान कितना निकल गया, r निकल गया। अब देखते हैं परिसर इसका क्या निकलेगा। अब देखिए बताया गया प्रांत मीन्स होता है इनपुट और परिसर मीन्स क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है ना। इनपुट मीन्स आपने क्या क्या रखा,
और आउटपुट मीन्स आपको क्या क्या निकल कर रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो क्या क्या रिजल्ट निकल कर आया, आपने कुछ भी रखा तो सारी संख्याएं क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। 0 रखा तो भी +1, ठीक है, 0 रखा तो भी +1, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे 0 रखा तो भी +1 और माइनस में रखा तो भी प्लस और 1 रखा तो 0 आ गया। यानी ध्यान देंगे इसका जो परिसर होगा मतलब सारी धनात्मक संख्या आ रही है, लेकिन 0 कोई धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 0 कॉमा इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव लिख देंगे। और 0 को भी उठाना है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव धनात्मक संख्याओं तक आपको जाना है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसको ऐसे भी लिखते हैं 0 को साथ लेकर धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, ऐसे लिख सकते हैं भाषा के रूप में। हमने क्या देखा, 1 रखा तो 0 भी आ गया, ठीक है, 0 भी आ गया और 0 से लेकर सारी धनात्मक संख्या है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक मैंने क्या किया, लिख दिया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर एक फंक्शन आपको दिया है f(x), f बराबर एक फंक्शन दिया है x कॉमा x स्क्वायर, x कॉमा x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये वाला क्या क्या आपको एक फंक्शन दिया है, तो इस फलन में बोला है कि f का सिर्फ क्या निकालना, परिसर को निर्धारित करना है। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ इसका क्या ज्ञात करना, आपको परिसर डिफाइन करना कि आखिर इसका परिसर क्या आएगा। देखिए अब परिसर मीन्स क्या होता है, आउटपुट मीन्स आप रख कर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा वही उसका परिसर होता है। अब ध्यान देते हैं, परिसर निकालना है ना, परिसर निकालना तो सिर्फ मैं इससे मतलब रखूंगा, ये x वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। चलते हैं f(x) लेकर चलिए, लेट कर लीजिए, लेट मीन्स क्या होता है, माना कि f(x) बराबर ये वाला वैल्यू मानकर चलते हैं x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ पर x का कोई भी मान आप उठा कर देखिए, आप यहाँ पर कोई भी मान उठाकर देखिए, देखना ये है कि ये कौन कौन से बिंदु पर परिभाषित है और कौन कौन से बिंदु पर परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने x का मान 0 उठा लिया, तो यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर अब बटा 1 अब प्लस x का मान रखेंगे 0 का स्क्वायर, तो 0 अब बटा 0 का स्क्वायर 0 का, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, तो 1 बटा 0 का मतलब क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही एक और वैल्यू रखिए, x का मान आपको 1 रख कर देखिए, ठीक है, या x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अब बटा 1 अब प्लस x के जगह पर रख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 अब बटा 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपका आएगा। ऐसे ही आगे का बिंदु यदि निकाली जाए f(2) निकाल कर देखिए, तो ध्यान देते हैं इस फंक्शन में x के ऊपर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर अब बटे 1 प्लस x है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अब बटा 4 कितना आ जाएगा 5। इसको भी जब डिवाइड करेंगे ना तो आपको एक से नीचे वाला वैल्यू आएगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ आपको आएगा, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, ऐसे ही मान लीजिए आप आगे ऐसे ही निकालेंगे बिंदु 3 रखकर 4 रखकर, तो आपका वैल्यू 1 से नीचे ही आएगा। मतलब जब भी आप x का वैल्यू 1 2 कुछ भी रखिए 3 4 5, आपका जो भी वैल्यू आएगा उसको दशमलव में 0 से लेकर 1 से कम ही आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आपने प्लस में रखकर देख लिया, जरा माइनस में भी रखकर तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, -1 रखिए, x का मान -1, तो -1 का दी होल स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ भी x है तो x का मान कितना है, -1 का दी होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, अब +1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 2, 1/2 का मतलब क्या है, वही वैल्यू आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस और प्लस वाला 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही जब -2 आप रखेंगे तो x के जगह पर -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो x के जगह पर रखना पड़ेगा -2 का दी होल स्क्वायर अब बटा 1 प्लस x के जगह पर -2 का दी होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा +4 हो जाएगा, और 1 है तो 1 और -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, तो 4 आए कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 4 ऊपर 4 और यहाँ पर 1 4 कितना होगा 5 होगा। ये भी वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रही है, आप माइनस वाले वैल्यू रखे चाहे प्लस वाले वैल्यू रखे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सबके लिए फलन परिभाषित हो जा रही है, यानी इसका जो प्रांत होगा मालूम है r होगा, r का मतलब वास्तविक संख्या होगा, लेकिन इसका परिसर क्या होगा, तो इसका जो भी वैल्यू है 0 से क्या है बड़ा है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा या तो 0 आएगा, 0 रखने पर फलन का मान 0 आ गया, तो इसका जो भी परिसर आएगा 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 1 से कम वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी 1 से कम वैल्यू मिलेगी। तो लिख देते हैं इसलिए परिसर बराबर
परिसर क्या आ गया, परिसर क्या आ गया, 0 0 ग्रेटर देन इज इक्वल एक्स लेस देन इज इक्वल 1, ये वाला वैल्यू आप दर्शा दीजिए, लेस देन इज इक्वल 1। देखिए, या इसको चाहेंगे तो हम लोग किस रूप में दर्शा सकते हैं, इसको अंतराल के रूप में दर्शा दीजिए। आपका वैल्यू 0 आ गया और कितना आ गया, 1 आ गया, और इसको छोटा ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का मान है वो 0 भी उठाना है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं उठाना है। 1 से कम उठा सकता है, लेकिन 1 आपको नहीं उठाना है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या अभी तो लिखे थे 0 ग्रेटर देन इज इक्वल एक्स लेस देन 1, यानी एक्स का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक्स का मान जो होगा ना हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो परिसर आ रहा है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 से छोटा तक जाएगा। 1 से छोटा मतलब आप देखिए ना 4/5 आया, चाहे जो भी बटा में आपका मान है उसका डिवाइड करके देखिए दशमलव में क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा आपको 0.9 तक आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा। आप करके देख सकते हैं, यानी इसका परिसर 0,1 आएगा, या ये भी आप लिख सकते हैं इस रूप में, अंतराल के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक फलन f और मतलब f और g r में आरेख परिभाषित करके आपको फलन दिया है। f(x) का मान x+1, gx का मान 2x-3 दिया है, f(x) का मान x+1। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x+1 और gx का मान दिया है 2x-3, f(x) का मान x+1 और gx का मान 2x-3। तो आपको ज्ञात क्या करना है, f+g, f-g, f/g। ठीक है, ध्यान देते हैं। पहले आपको निकालना है f+g निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे x ला देते हैं, x से गुना करिए तो fx आप प्लस कितना हो जाएगा, gx। अब fx का मान कितना है, x+1 है, रख दीजिए। अब प्लस gx का मान कितना है, 2x-3 है। तो एक x और 2 x कितना हो जाएगा, 3x, और एक में से 3 घटा देंगे -2। तो ये वैल्यू निकल गया f+g इंटू x का मान। अब निकालते हैं दूसरा f-g का मान निकालते हैं, ये भी आपको निकालना है। x लगा देते हैं, x से गुना करेंगे तो fx घटाओ gx। अब ध्यान देंगे fx का मान रख दीजिए, fx का कितना मान दिया है, x+1 घटाओ gx का मान कितना दिया है, 2x-3। x+1 माइनस से गुना करते हैं, -2x माइनस कितना हो जाएगा, +3। एक x में से 2x घटा देंगे तो -1x, आ 1 का 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब ये भी बिंदु निकालते हैं, f/g इंटू x। x से गुना करते हैं तो fx अब बटा हो जाएगा gx। ठीक है, अब fx का मान कितना दिया आपको, fx का मान देख सकते हैं, fx का मान x+1 अब बटे gx का मान है 2x अब +3। लिख देंगे जहाँ ये 2x+3 इज नॉट इज इक्वल 0, यानी नीचे वाले का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए, तभी जाकर यह फलन परिभाषित होगा, और नहीं तो वो फलन परिभाषित नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। 8 ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि f है 1,1 2,2 0, -1 -1,3, ये मतलब एक क्रमिक युग्म दिया है, z से z में fx बराबर इतना द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक है, तो आपको a और b पूर्णांक है, तो a और b को निर्धारित करना है। ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। है क्या कि ये एक क्रमिक युग्म वाला आपको फंक्शन दिया है, और ये वाला फंक्शन बोल रहा है कि इस पर परिभाषित है। ये जो फंक्शन इस पर क्या है, परिभाषित है। तो आपको a और b का डिफाइंड मतलब मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये पहला जो बिंदु होगा x का मान, इसमें मतलब कोई भी क्रमिक युग्म उठाते हैं तो उसमें पहला बिंदु x का मान और दूसरा बिंदु y का मान। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर fx जो है ना ये y का काम करेगा। ठीक है ना, इसको लेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट कर लिया मैंने, y बराबर x+b। अब इसमें से मान लो कि मैंने ये वाला बिंदु, कोई भी बिंदु आप उठाइए, ठीक है ना, इसलिए 1,1 पर मैं इस बिंदु पर देखता हूँ 1,1 पर, तो 1,1 पर x का मान कितना चलेगा, पहला बिंदु x का मान और दूसरा बिंदु y का मान। तो पहला भी 1 है, दूसरा भी 1 है, यानी x का भी मान 1 होगा और y का भी मान 1 होगा। इसलिए यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे, 1 अब बराबर a गुना x का मान कितना रखेंगे, 1 अब प्लस b। इसलिए समीकरण क्या बन रही है, या 1 बराबर a का 1 से गुना करेंगे a अब प्लस हो जाएगा b। तब इसको पहले लिख दीजिए, इसलिए
a प्लस बी अब बराबर हो जाएगा 1। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें से भी और कोई बिंदु उठा लीजिए, ये उठा ली, ये भी उठा सकते, ये भी उठा सकते, ये भी उठा सकते, मैं ये उठा रहा हूँ ताकि सिंपल होगा, जीरो उसमें है। ठीक है, पुनः इस पर 0,-1 पर चलते हैं, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा -1। इसलिए इसमें आता है y है, समीकरण देखते हैं, y है तो y का मान -1 आप बराबर a गुना x का मान कितना रख देंगे 0 आप प्लस b -1 बराबर a का 0 से गुना कर देंगे 0 अब प्लस b, इसलिए 0 में b जोड़ेंगे तो b ही न रह जाएगा, तो b का मान कितना निकलेगा -1, इसलिए b का मान निकल गया आपका -1। ये b का मान आ गया तो समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान आपको निकल जाएगा। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस b का मान कितना रख देंगे -1 आप बराबर 1। अब ध्यान देंगे a बराबर इस -1 को इस साइड लाएंगे, इधर 1 है तो 1 -1 को इधर लाएंगे +1, इसलिए a बराबर 1 कितना हो गया 2 हो गया। अतः a का मान 2 और b का मान निकल गया -1। तो इस प्रकार a और b का मान आपका निकल गया 8 नंबर में। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और 9 नंबर को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक रिलेशंस R दिया है जिसमें a बराबर b के स्क्वायर के इस स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध R दिया है, तो निम्नलिखित कथन बताना है कि सत्य है कि नहीं है। चलिए 9 नंबर देखते हैं जी, वो फंक्शंस क्या दिया है और रिलेशंस क्या दिया देखते हैं। R बराबर आपको दिया है a, b सच डेट, यह बोला है कि a, b दोनों प्राकृत संख्या से बिलोंग करते हैं, तब एक परिभाषा बनता है a जो है ना बराबर है किसके b स्क्वायर द्वारा संबंधित प्राकृत संख्या का एक संबंध है। तो बताना है कि ये सब कथन सत्य होंगे कि नहीं। जैसे पहला कथन बताना है कि a, ये बिलोंग्स करता है किससे R से, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि फॉर ऑल मतलब सभी के लिए a बिलोंग्स आपका n, ये बोल रहा है कि सत्य है कि नहीं। ऐसे 3 कंडीशंस आपको दिए हैं, तो पहला कंडीशन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा तीसरा कंडीशन को हम लोग इसका समझेंगे। देखिए बाबू क्या कह रही है कि आपको एक रिलेशंस ऐसा दिया a, b उठाएंगे तो बोल रहा है मतलब a और b उठाएंगे तो हो जाएगा a बराबर b का स्क्वायर, मतलब पहला जो है ना दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, ये प्रश्न से दिया है। ठीक है ना, दिखाना है कि क्या ये कथन सत्य हो सकता है। चलिए यहाँ पर इसके अनुसार देखते हैं, ठीक है ना। चूंकि a, जब उठाते हैं तो क्या ऐसा संबंध हो सकता है, मान लीजिए कि a, बिलोंग्स करता है R से, ठीक है ना, तो a बराबर हो सकता है क्या a स्क्वायर के। अब कहेंगे ये कहाँ से आ रही है, तो देखिए इस शर्त को समझिए ध्यान से, a, b है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पहला जो है ना दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, ये दिया है प्रश्न से। जब a, b उठाएंगे चाहे आप कुछ भी उठाएंगे तो बोला कि पहला जो है ना दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ सोचिए a और a उठा रहे हैं तो यहाँ जो पहला है वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर होगा ना, तो यहाँ पर दोनों क्या है a है ही, क्या है a ही है, मतलब दोनों जगह a ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a और यहाँ पर a, तो पहला जो है ना दूसरे के वर्ग के बराबर है। अब आप सोचिए कोई भी वस्तु क्या अपने आप के वर्ग के बराबर हो सकती है क्या। मान लीजिए 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्या बराबर हो रही है। मान लीजिए स्वयं ही उठाते हैं 3 उठाते हैं 3 तो क्या 3 बराबर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों तो आपस में बराबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी वस्तु स्वयं के स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकती। लिख देंगे अतः a, does not belongs to R, इसलिए यह सत्य नहीं है। ठीक है, ये कथन सत्य क्यों नहीं है, ये कथन इसलिए सत्य है, ये कथन इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयं के स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा है a, b। और एक बात और समझेंगे, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानना है। संबंध जब पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग जो चैप्टर है मैं क्लास 12 में ये सारी बातें पढ़ा चुका हूँ। अभी आप तो 11th में, इसलिए अभी सिर्फ इतना ही समझिए
थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए कॉमा ए जब कोई भी वस्तु स्वयं के बराबर होती है तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाती है, ठीक है ना। यानी ए कॉमा ए जो है ना, ये जब कोई भी वस्तु स्वयं स्वयं के बराबर हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो आगे चल के आपको ये सब जानना है क्लास 12 में, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक संबंध। तो इसमें जो तीनों शर्त पढ़ना, पहला, दूसरा, तीसरा, वो सब क्लास 12 के एक टर्म से दिए हुए हैं, इसलिए ध्यान से समझेंगे। देखिए दूसरा क्या दिखा रहा है, दिखाना है ए कॉमा बी। बोले कि ए कॉमा बी यदि बिलोंग्स करते हैं आर से, तो दिखाना ये भी है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करेंगे किससे, आर से। ये आपको दिखाना दूसरे में। बोले कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं आर से, वास्तविक संख्या से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर से, ये आपको दिखानी है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए ए कॉमा बी उठाएंगे, ए कॉमा बी उठाएंगे तो क्या बनेगा, पहला दूसरे के वर्ग के बराबर। इस प्रश्न के अनुसार ए कॉमा बी क्या होगा, पहला दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको उलटने के बाद भी तो आपस में बराबर होनी चाहिए, बी कॉमा ए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहला दूसरे के वर्ग के बराबर हो जाएगा, पहला दूसरे के वर्ग, पहला बी है, बी बराबर हो जाएगा ए के स्क्वायर के बराबर। अब आप ही ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। मान लीजिए ए कॉमा बी उठाए तो पहला दूसरे के वर्ग के बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर बी कॉमा ए उठाए, क्योंकि आपको दिखाना है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर से, तो दिखाना है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करेगा आर से। तो मैं देख क्या रहा हूँ कि ए कॉमा बी निकाला तो इसके अनुसार शर्त आ गया, ए बराबर हो गया बी का स्क्वायर, और वही बी कॉमा ए उठाया तो बी जो है ना बराबर हो गया ए का स्क्वायर। यहाँ था कि ए जो है ना बी स्क्वायर के बराबर था, लेकिन यहाँ पर बी जो है ना ए के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए यदि ए जो ए कॉमा बी यदि आर से बिलोंग करता है तो ये वाला वैल्यू बिलोंग नहीं करेगा आर से। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। मतलब ए कॉमा बी दिखाना था कि यदि ए कॉमा बी आर से बिलोंग करते हैं तो बी कॉमा ए भी किससे बिलोंग करेंगे, आर से। तो मैंने यहाँ पर दे दिया ए कॉमा बी यदि आर से बिलोंग करती है तो शर्त हो जाएगा ए बराबर बी का स्क्वायर। तो इसको उलट कर देख रहे हैं, उलटने के बाद भी यदि मान बराबर होता है तब कहते हैं कि ये सत्य है। बी कॉमा ए उठाया तो यहाँ पर शर्त बन गया, पहला जो है दूसरे को वर्ग के बराबर, तो बी बराबर हो गया ए का स्क्वायर। क्या दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है, इसका मतलब ये कथन असत्य है, ठीक है ना, सत्य नहीं है। अब इसका तीसरा कंडीशन देखेंगे जरा सा, तीसरी बात क्या है इसकी। देखिए तीसरी बात क्या बोली यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तीसरी बात है यहाँ पर कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं आर से, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज है। बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं आर से और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स करते हैं आर से। तो आपको दिखाना ये है कि ए कॉमा सी भी जो है ना बिलोंग्स करेंगे आर से, ये आपको दिखाना है 9 के 3 में, ठीक है। दिखाना ये है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं आर से, बी कॉमा सी बिलोंग्स करते हैं आर से, तो दिखाना ये है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करेंगे आर से। ये वाली संबंध आपको उठा कर लेकर चलनी है और समझनी है ध्यान से। चलिए देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं। अब मान लीजिए ए कॉमा बी मैंने उठा लिया, ठीक है ना, ए कॉमा बी उठा लिया मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो है ना दूसरे को वर्ग के बराबर होगा, ए जो है ना बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है ना। अब यहाँ पर उठाते हैं तथा बी कॉमा सी उठाते हैं, तो बी कॉमा सी उठाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा बी जो है ना बराबर हो जाएगा सी के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि ए जो बोल रहा है ना, ए जो है ना ए का जो मान है बी स्क्वायर के बराबर है और बी का जो मान है सी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर जो होगा ना ए जो होना सी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। मतलब ए का जो मान है वो सी स्क्वायर के मान के बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको यदि समीकरण 1 लेता हूँ, इसको समीकरण 2 लेता हूँ, तब बात क्या जमेगी और बनेगी, इस बात पर फोकस करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए मैं समीकरण 1 से चलता हूँ, यदि मैं क्रिया करता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए जो है ना बी स्क्वायर के बराबर है, तो ध्यान देंगे ए आप बराबर बी है ना, तो बी का मान यहाँ पर दूसरे समीकरण मिल चुका है, बी का मान क्या है सी स्क्वायर, तो यहाँ बी के जगह पर सिर्फ रख दूंगा सी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दूंगा। इसलिए ए का जो मान है वो बराबर किसका हो जा रहा है, सी पावर 4 के, क्योंकि पावर का गुना करेंगे 2 दूनी कितना होगा 4 होगा। तो लिख देंगे ए बराबर सी पावर 4 से। अब ध्यान दीजिए आपका शर्त यह है कि पहला जो है ना दूसरे के वर्ग के बराबर है, लेकिन ऐसा क्या यहाँ पर शर्त आया, नहीं आया। मतलब पहला यदि दूसरे के शर्त के बराबर होता तो यहाँ पर लिख देते ए कॉमा सी जो है ना बिलोंग्स करता किससे, आर से, लेकिन यहाँ पर क्रिया करने के बाद ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए बराबर सी पावर 4 किया गया, लेकिन आपका शर्त बोला था कि पहला एलिमेंट जो है ना दूसरे के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के 4 घाट के बराबर हो गया, 2 घाट के बराबर नहीं है। तो लिख देंगे ए बराबर सी पावर 4 से
यह निष्कर्ष नहीं निकलता, यह निष्कर्ष नहीं निकलता, यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ए कॉमा सी जो है ना बिलोंग्स करे आर से। कहने का मतलब ए पावर 4 से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ए कॉमा सी बिलोंग्स करेगा आर से। अतः यह कथन क्या है? असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, यानी इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं हुआ, सारे के सारे कथन असत्य हो गए। तो इस प्रकार यह 9 के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में लाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये स्वतुल्य, ये सम्मित और ये संक्रामक का डेफिनेशंस दर्शाती है। ये आपको क्लास 12 में पढ़नी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, बोला कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए कोई समुच्चय बी है और वहाँ पर एक फलन दिया है, तो बताना है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, ये दर्शाना है। तो देख लेते हैं, जैसा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का क्या मान दिया? ए का मान दिया है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। फिर बी का मान कितना दिया है? 1 5 9, 1 5 9 11, 1 5 9 11 15 16, 15 16 बी का मान दिया है। और इनके बीच जो फलन बना दिया, फलन का क्रमित युग्म वो भी दे दिया है 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। ये आपको क्या किया, फलन का एक क्रमित युग्म दे दिया है। तो इसका भी 2 भाग आपको ज्ञात करना है। 10 का एक क्या ज्ञात करना है, ये देखिए। बोला कि एफ जो है ना ए से बी में एक क्या है, संबंध है, ये दिखाना है, एक संबंध है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कथन सत्य है कि नहीं, और कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। ध्यान देंगे, इसमें भी सत्य और असत्य की आपको जानकारी देनी है। देखिए बुआ, कुछ नहीं करूंगा मैं। बोल रहा है कि ए से बी में ये संबंध है कि नहीं। देखते हैं, पहला घटक है समुच्चय ए से बिलोंग करना चाहिए और इसका दूसरा घटक समुच्चय बी से बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये संबंध हो जाएगा। जैसे पहला घटक 1 2 3 4, यही ना है, 2 को डबलिंग नहीं लेंगे तो 1 2 3 4, यानी इसका जितना भी पहला घटक है वो किससे, समुच्चय ए से बिलोंग कर रही है। अब दूसरा घटक देखते हैं, 5 9 5 11। देखिए 5 9 11 सब तो उसी से मिल रहा है, यानी यहाँ पर पहला घटक, दूसरे घटक, पहला घटक और दूसरा घटक वो समुच्चय ए और समुच्चय बी से बिलोंग्स करते हैं। इसलिए एफ जो है ना ए से बी में एक संबंध है। लिख देंगे आप पर, चूंकि दिए गए क्रमित युग्म का, दिए गए क्रमित युग्म का पहला घटक, चूंकि दिए गए क्रमित युग्म का पहला घटक पहले समुच्चय तथा दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से संबंधित है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पहला घटक पहले समुच्चय से संबंधित है, दूसरा घटक दूसरे समुच्चय से संबंधित है। इसका मतलब एफ जो है ना ए से बी में एक फलन है, मतलब एक संबंध है, इसलिए ये क्या हो गया, एक कथन हो गया। ये कथन सत्य है। देखिए बुआ, यह क्वेश्चन सीरीज यही थी कि बताना है कि ए से बी में ये संबंध है कि नहीं है। तो मैंने देख लिया, जो एफ दिया है वो एफ में पहला घटक ए से बिलोंग करनी चाहिए, दूसरा घटक बी से बिलोंग करनी चाहिए। यदि करता है तो संबंध है और नहीं करता है तो संबंध नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जरा सा और भी कुछ बातें देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए इसका दूसरा बात क्या बोल रहा है, इसका दूसरा बात क्या है, दिखाना है कि एफ जो है ना ए से बी में एक फलन है। अब आप ही बताएंगे ये फलन है कि नहीं। ये जो आपको दिया ए से बी में एक फलन है, देखते हैं इसका पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। फलन का डिफिनेशन नहीं ना होता है, जब क्रमित युग्म आपको दिए हो तो उनका पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। यदि पहला घटक समान नहीं है तो समझिए कि वो क्या है, एक फलन है। यदि समान है तो वो फलन नहीं है। तो पहला घटक देखते हैं, 1 5 1 2 3 4 2। यहाँ पर देखिए ये वाला
क्रमित युग्म का पहला घटक समान है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसका मतलब ये फलन नहीं है। क्या है? ये फलन नहीं है। ठीक है, मैं इस साइड वाले को 8 नंबर को मिटका दे रहा हूँ समझाने के लिए, 10 के 2 नंबर को बेटर से समझिएगा, अच्छा से समझते चलिएगा। ठीक है, देखिए 10 का 2 नंबर बोल रहा है कि एफ जो है ना ए से बी में एक फलन है, ये दिखाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ का क्रमित युग्म। कौन कौन क्रमित युग्म? क्रमित युग्म 2,9 और 2,9 और 2,11 का पहला घटक समान है। देख सकते हैं यहाँ पर 2,9 और 2,11 का पहला घटक 2 है, पहला घटक समान है, इसलिए यह फलन नहीं है और यह कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है? असत्य है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि जेड से एक समुच्चय है, तो बताना है कि जेड में जेड एक फलन है कि नहीं। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट आपको कर देना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे और समझेंगे। एक फंक्शन आपको दिया है, अपने जेड से जेड में क्या फंक्शन दिया है उसको भी देखेंगे, ए बी और कॉमा ए प्लस बी, ये आपको एक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है किससे? जेड से, ये आपको दिया है। ठीक है ना, तो जेड गुना जेड का एक उप समुच्चय है, तो क्या एफ है जेड से जेड में एक फलन है कि नहीं, आपको ये बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं और इसका क्रमित युग्म निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी जेड से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ए और बी दोनों जेड से बिलोंग करते हैं, तो कुछ वैल्यू लेकर चलिए। जब x बराबर 0 और सॉरी x नहीं, यहाँ ए बी का मान लेकर चलते हैं, क्योंकि जब a बराबर 0 और b का मान 1 लेकर चलते हैं, 1 लेते हैं, तब देखिए यहाँ पर क्रमित युग्म में क्या निकलेगा। तब ए बी का मान निकाल लेते हैं, a और b का गुना मतलब 0 और 1 का गुना, 0 गुना 1 कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तथा वही इसका मान निकालते हैं, ये तो पहला घटक का होगा, दूसरे घटक का मान a प्लस बी मतलब 0 और प्लस 1 ये ना उठाएंगे, यानी a प्लस बी का मान निकालते हैं, तो a का मान 0 और प्लस b का मान कितना होगा? 1, तो ये आ गया 1। यानी जब a का मान 0 और b का मान 1 उठाए तो इनका घटक 0,1 आ गया। पुनः यही देखते हैं जरा सा, यही a का मान यदि 0 उठाते हैं और b का मान अलग उठा लेते हैं, 2 उठा लेते हैं, क्योंकि दोनों पूर्णांक से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तब क्या शर्त बनेगी? तब ए बी का मान क्या आएगा देखते हैं, a का मान 0 है तो 0 और गुना b का मान कितना आएगा? 2, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तथा a प्लस बी, a का मान 0 और प्लस b का मान कितना लिया है? 2, तो ये मान कितना आ गया? 2 आ गया। बस इतना ही मान रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए f का क्रमित युग्म जो निकाले हैं उसको आप दर्शा दीजिए। यहाँ पर f का क्रमित युग्म, f का क्रमित युग्म आपको क्या क्या निकला है, यहाँ पर ध्यान देते हैं। f का क्रमित युग्म आप क्या क्या निकाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यू रखे हैं यहाँ पर, तो 0 और कॉमा आ गया 1, और उसके बाद और क्या है आपका क्रमित युग्म है? 0,2, ऐसे ही 0,3, 0,4 ये सब आपका क्रमित युग्म ऐसे डॉट डॉट क्या होता? आते रहता। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को ये मिले कि इनका पहला घटक क्या है? समान है, 0,1, 0,2, यहाँ पर 0, 0 समान है, इसलिए ये एक फलन नहीं है। लिख देते हैं यहाँ क्रमित युग्म को देखने पर, यहाँ क्रमित युग्म को देखने पर हम पूरी तरह से स्पष्ट है, हम पूरी तरह से स्पष्ट है कि f एक फलन नहीं है, f एक फलन नहीं है। मतलब ये क्रमित युग्म देख लिया गया और इसमें पहला घटक समान है, पहला घटक क्या है? समान है, इसलिए समझिए कि ये वाला जो है ना एक फलन नहीं है। तो इस प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन आपका एक बच रहा है,
एक बच रहा है क्वेश्चन 12 नंबर। चलिए इसको भी सॉल्व ही करते हैं। 11 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इधर का 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन मिटका रहा हूँ। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका 2 का विविध जो है ना प्रश्नावली क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन निकालना क्या है। तो यहाँ पर ए एक समुच्चय आपको दे दिया है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन ए में एक समुच्चय आपको दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ गई, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13। और यहाँ एक फंक्शन ये परिभाषित करना है, ए से एन में एक फंक्शन परिभाषित इस प्रकार है कि एफ एन बराबर जो है ना एन, एफ एन जो है ना एन का महत्तम अभाज्य गुणक है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। ध्यान देंगे तो निकालना है, एफ का परिसर आपको निकाल देना है। क्वेश्चन ये है कि एक समुच्चय आपको दिया हुआ है और क्या आपको मतलब परिसर क्या है, और परिसर मीन्स होता है आउटपुट। तो बोला कि फंक्शन जो है ना ए जो है ना मतलब प्रांत जो है ना वो आपका समुच्चय से बिलोंग करती है, ठीक है। और परिसर जो है एन से बिलोंग करती है, वो भी एन में क्या, तो महत्तम अभाज्य गुणक आपको उठाना है। महत्तम अभाज्य गुणक, महत्तम का मतलब उसका हाईएस्ट जो है ना महत्तम गुणक कितना आएगा, महत्तम अभाज्य गुणक क्या आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड तो आप समझते ही होंगे, जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट एफ का परिसर क्या निकलेगा। इसलिए एफ का परिसर ध्यान से समझेंगे। अब देखिए वो एफ का परिसर क्या होगा, तो 9 का फैक्टर करेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 3। अब देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अधिक अभाज्य इसका गुणक क्या है, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है 3 3, तो दोनों में सबसे अधिकतम कौन है, तो 3 3 में सिर्फ 3 ना होगा, तो यहाँ से 9 का अभाज्य गुणक जो है ना 3 निकलेगा, ठीक है। ऐसे चाहते तो आप यहाँ पर जानते इसको इस तरह से भी बना सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। पहले इसको ब्रेक कर देते हैं, 9 का अभाज्य गुणक, 9 का अभाज्य गुणक क्या लिखते हैं 3 गुना 3। ऐसे ही 10 का अभाज्य गुणक, यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणक क्या लिखते हैं 2 गुना 5। ऐसे ही 11 का अभाज्य गुणक क्या होता है 1 गुना 11 ही लिखते। और उसके बाद 12 का अभाज्य गुणक क्या लिखते हैं 2 गुना 3। ऐसे ही 13 का अभाज्य गुणक आप क्या लिखते हैं, तो सिर्फ लिखते हैं 1 गुना 13। अब इसलिए एफ का परिसर क्या होगा, एफ का परिसर क्या होगा, ध्यान देंगे बेटर से समझेंगे। अब अभाज्य जो गुणक उठाना है, जिस प्रकार आपका ये फंक्शन परिभाषित है उसके अनुसार समझिए महत्तम अभाज्य गुणक उठाना है। तो एफ का परिसर देखते हैं, ये सारे जो गुणनखंड आपको मिले इसमें जो महत्तम का मतलब जो हाईएस्ट गुणनखंड आया है, हाईएस्ट जो अभाज्य संख्या वो उठाना है। जैसे पहला में हाईएस्ट 3 है तो 3 उठाएंगे, और दूसरा में 2 और 5 में 5 है तो 5 उठाएंगे, और 1 11 में आपका 11 है तो 11 उठाएंगे, और इसमें 2 2 3 में हाईएस्ट अभाज्य गुणक कौन है 3 है तो 3 उठाएंगे, 3 तो उठा चुके हैं यहाँ। और यहाँ देख सकते हैं 13 का अभाज्य गुणक में हाईएस्ट क्या आपका 13 है, तो यहाँ पर क्या उठाएंगे 13 उठाएंगे, ठीक है ना। मैंने कैसे निकाला यहाँ पर परिसर, ध्यान देंगे। जो भी आपके पास फैक्टर्स आया अभाज्य गुणक का है उसमें सबसे हाईएस्ट जो मान होगा वही उसका परिसर कहलाएगा। इसमें 3 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 11 होगा, और इसमें 2 2 3 में कौन होगा 3 होगा, तो 3 तो आप पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 1 और 13 में क्या होगा 13 होगा। तो इस प्रकार आपका एफ का परिसर निकल गया। और एक्सरसाइज 2 का विविध भी आपका लगभग सारे क्वेश्चंस बेटर ढंग से आपका क्लियर भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।